एक बार प्रेम से बोलिए पॉलिटी महाराज की जय। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर 1 पॉलिटी का, ठीक है, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इससे संबंधित टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 को दिया हुआ है। और ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से एवं आसान भाषा में समझने का, सीखने का प्रयास करने वाले हैं। ठीक है, तो आप फटाफट जो है आप लोग रेडी हो जाइए और पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, कॉपी कलम निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन पे। और 1 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो सबसे पहला बात ध्यान रखिएगा, यहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था जहां भी कह दिया, यहां पे ध्यान रखिएगा, जैसे ही लोकतंत्र का बात करेगा तो इसका नेचर होता है कि जनता को प्रमुख माना जाएगा। किसको प्रमुख माना जाएगा जी? जनता को प्रमुख माना जाएगा, यानी कि उस देश के, चाहे उस राष्ट्र के नागरिक को जो है प्रमुख माना जाएगा और उसके संदर्भ में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसके लिए जो है काम किया जाएगा, यानी कि उसको कोई भी नुकसान टाइप का जो है कुछ भी रूल वगैरह चाहे कुछ भी होता है, एवरीथिंग, ठीक है, जनता को केंद्र में रख करके बनाएगा, यानी कि जनता को सुरक्षित रखने का प्रावधान कहता है, जनता को जो है बचाने का प्रावधान कहता है, या फिर ऐसे कह लीजिए कि जनता जो है वहां पे सर्वसर्वा होता है। इसके हिसाब से जो है आप लोग ऑप्शन को चूज कीजिएगा, क्योंकि आपको जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, बस आप इस कंसेप्ट को ध्यान रखें कि लोकतंत्र का बात करेगा तो जनता के साथ जो है भलाई होगा। जनता के साथ क्या होगा जी? भलाई होगा। किताबों में इस चीज का ध्यान रखिएगा। हम राजनीति की बात कर रहे हैं तो नेताओं का बात नहीं कर रहे, नेताओं क्या करते हैं, लेकिन जो है संविधान के अनुसार आप लोगों को देखा जाए तो माने लोकतंत्र का मतलब बस इतना ही होता है कि जनता का भलाई करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके हिसाब से ही आप लोग को चलना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को चलते हैं, क्या इसमें जनता की भलाई दिख रही है? देखते हैं, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, ठीक है, के कारण सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीतिक पर भी पड़ती है। ठीक है, प्रतिद्वंदिता के कारण, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होता है, ठीक है, उसके कारण जो है सामाजिक विभाजनों का छाया जो है राजनीति पर पड़ता है। तो जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि जो है नेता लोग जो है, जितना भी लोग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर वहां पे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं तो वो जो है ध्यान रखिएगा समाज को बांट करके करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर जो बात होते हैं, ठीक है, चाहे पर्टिकुलर जो जनसंख्या होता है उसको वो लोग टारगेट करते हैं और उससे वोट लेते हैं, और अदर पार्टी माने कि अदर जो जनता होता है उसको छोड़ देते हैं। तो इस हिसाब से जो है दोनों में विभाजन करके चलते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये जो है लागू जरूर होता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन हमसे सवाल में पूछा है कि लागू नहीं होता, इसका बात कर रहा है। तो आइए ऑप्शन 2 पे चलते हैं, यानी कि ऑप्शन बी पे, लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों को जाहिर करना संभव है। जी हाँ, लोकतंत्र एक ऐसा है जिसमें ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति वो शांतिपूर्ण ढंग से, यानी कि बिना किसी के साथ जो है बर्बरता किए या फिर जो है कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, आप जो है आराम से अपनी शिकायत को जाहिर कर सकते हैं सरकार के माने कि समक्ष, जो है अपना माने शिकायत जो भी होगा वो जाहिर कर सकते हैं। और देखिएगा इस हिसाब से देखेंगे तो बिहार में देखिएगा नीतीश कुमार हमेशा राज दरबार लगाते हैं और वहां पे अपना जनता जो है शिकायत लेकर के जाता है। तो इस तरह से हर एक माने कि देश का नागरिक जो है, ध्यान रखिएगा, ये लोकतंत्र में अपने शिकायत को जाहिर कर सकता है, यानी कि ये भी लागू होता है। तो इस ऑप्शन को भी टिक आउट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में पूछा है लागू नहीं होता है, उसके बारे में पूछा है। ठीक है, ऑप्शन सी पे चलते हैं। देखिए, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगर सामाजिक विभाजन आपको देखने को मिल रहा है तो इसमें लोकतंत्र जो है, ध्यान रखिएगा कि काफी कारगर साबित है। लोकतंत्र की वजह से ध्यान रखिएगा सामाजिक विभाजन जो है कम से कम है। सामाजिक विभाजन है, हम ऐसा नहीं करें कि सामाजिक विभाजन नहीं है, लेकिन कम से कम देखने को मिलता है। अगर वहीं राजतंत्र चलेगा ना तो जिस कैटेगरी का राजा बनेगा उसी कैटेगरी का जो है प्रजा का भलाई होगा, बाकी कैटेगरी जो है ना वहां पे शोषित किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा, उनका शोषण हो जाएगा वहां पे। तो ये राजतंत्र वगैरह से जो है सबसे बढ़िया है लोकतंत्र, जिसमें सामाजिक विभाजन को माने कि हल किया जा सकता है, यानी कि उसको कम से कम सामाजिक विभाजन को रखा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा खत्म नहीं कर सकते हैं, ये आज के डेट का जो है भावना है, ध्यान रखिएगा। तो पूरा का पूरा खत्म करने के लिए जो है बहुत सारे जो है टेक्निक को अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर आज के हिसाब से देखें तो सामाजिक विभाजन को खत्म तो नहीं किया जा सकता आज के हिसाब से। अगर बात करें भविष्य में खत्म हो जाए ये बात अलग है, क्योंकि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एजुकेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है तो खत्म हो भी सकता है सामाजिक विभाजन। ठीक है, लेकिन आज के दौर में देखें, ठीक है, ध्यान रखिए, कम से कम लोकतंत्र रख सकता है सामाजिक विभाजन को। तो ये भी लागू होता है, ये भी लागू नहीं होता है, ध्यान रखिए, बोले ये लागू होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन जो है डी पे चलते हैं।
लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, नहीं, इस सामाजिक विभाजन को कम से कम करता है, विखंडित नहीं करता है, समाज को तोड़ता नहीं है। लोकतंत्र लोकतंत्र समाज को तोड़ता नहीं है, सभी को जोड़ करके रखने का प्रयास करता है। तो ये ऑप्शन जो है गलत है, यानी कि ये लागू नहीं होता है। कौन सी व्यवस्था में जी? लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो ऑप्शन जो है डी टिक ऑफ करके आगे आप लोग बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया है, बस देखिए आपको समझना है, इसके भावनाओं को समझिए। जो बात लिखा है ना ऑप्शन में, ये किताब पढ़ने से आपको नहीं आएगा, इस बात ध्यान रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोकतंत्र को समझ गए ना, एक बार लोकतंत्र को समझ गए ना, तो आप जो है आसानी से उसके भावनाओं को समझते हुए ऑप्शन को टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए हम शुरू में बोल दिए किताब पढ़ने से नहीं होगा, लेकिन सच में किताब पढ़ने से ही होता है, वो गलत बोल दिए हम। ठीक है, किताब एक बार आप लोग पढ़िएगा ना, तो ये सब जो है क्वेश्चन आसानी से आप लोग समझ करके बना सकते हैं। बस आपको हिंदी पढ़ने आना चाहिए और उस जो लिखा है उसका मतलब ही निकालने आना चाहिए। ये 2 चीज अगर आपको आती है ना, तो आसानी से टिक आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जो सवाल है बहुत आसान सवाल होते हैं। ये आपके बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है कि आप कितना सोच पाते हैं। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 2 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। जहां पे सामाजिक विभाजन जो है, ध्यान रखिएगा, सामाजिक अंतर जो है एक दूसरे से टकराएगा वहां पे सामाजिक विभाजन होगा। ये बात बिल्कुल सही है। अगर समाज का जो अंतर है, ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग अपने देश में ही देखें तो हम ट्विटर पर अक्सर देखा करते हैं कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। या फिर नेता लोग जो है, चाहे कोई भी हो, ये जो है हिंदू मुस्लिम किए रहते हैं। तो यहाँ पे सामाजिक अंतर है। क्या है जी? सामाजिक अंतर है, एक तरह से समझिए। और वहां पे देखिए वो जो है हिंदू मुस्लिम करके जो है समाज को विभाजन करने का यहाँ पे प्रयास हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि जहां भी सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराएगा तो यहाँ पे सामाजिक विभाजन होगा तो होगा। ध्यान रखिएगा। यानी कि ये सही कथन है, इस बात को आप लोग मान के चलिए, एकदम नॉर्मल। आप लोग टीवी का डिबेट भी देखिएगा, उसमें तो क्या करता है लो जी, एगो मुस्लिम को बैठाते हैं, एगो हिंदू को बैठाते हैं वहां पे, एगो हिंदू के ज्ञानी होंगे, एगो मुस्लिम के ज्ञानी होंगे, दोनों को आपस में भिड़ा देता है, टकराते रहता है वहां पे। ध्यान रखिएगा। और ये दोनों ऐसा बात बोलेगा ना, समाज का विभाजन हो जाता है। तो आप लोग सब चीज को देखिएगा मत। अब आपको लोग बस इतना बता रहे हैं कि सामाजिक अंतर जब भी टकराएगा एक दूसरे से तो वहां पे सामाजिक विभाजन देखने को मिलेगा, नहीं कि समाज को बांटने का वहां पे काम होगा। इस चीज को आप लोग समझिए। तो एक कथन जो है सही कथन है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है हम समझते हैं 2 नंबर कथन, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। बात सही है जी, एक व्यक्ति का कई सारा पहचान हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है बहुत ही माने कि सही आंसर, माने सही जो है कथन है। ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति का बहुत सारा पहचान हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जैसे अब मेरा ही ले लीजिए, तो हम एक यूट्यूबर भी हैं, हम एक कोचिंग संस्थान के टीचर भी है। ठीक है, और उसके बाद एक स्टूडेंट भी है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में अपना पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी नहीं कॉलेज में हम पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा। तो हम स्टूडेंट भी है, तो हमारा पहचान अलग अलग है। ध्यान रखिएगा। तो एक व्यक्ति का कई पहचान हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि दोनों का दोनों कथन सही है। तीसरा कथन पे देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ भारत जैसे बड़े देश में सामाजिक विभाजन होते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है भारत जैसे बड़ा देश में ही सामाजिक विभाजन नहीं होगा, छोटा छोटा देश में भी विभाजन होता है, छोटा छोटा देश में भी सामाजिक विभाजन होता है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे खाली भारत जैसा देश का बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन जो है 3 कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे विकल्प को चुनना है। तो हमको 1 और 2 जो है कथन सही दिखाई दिए, इसमें 3 को शामिल करते इस ऑप्शन को जाए, ये तो 2 और 2 लिख दिया जाए, यहाँ पे 3 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 होगा, तो यहाँ पे 3 वाला ऑप्शन जो है नहीं टिक आउट करेंगे, इसको काट देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 है, तो जी हाँ 1 और 2 हम लोग के लिए कथन सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी को टिक आउट करेंगे। यहाँ पे 1 और ई का किया है भाई, तो बहुत मिस्टेक किया है यार। यहाँ पे चलिए, अच्छा है कि यहाँ पे 1 और 2 बनाते हैं, यहाँ पे 1 और 3 बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1 और 3 यहाँ पे गलत हो जाएगा, 1 और 2 ही ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ 2 भी नहीं कह सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी टिक आउट कीजिएगा, जिसमें 1 और 2 है। ठीक है, बाकी सब अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक किया हुआ है, दूसरा कुछ नहीं है, आप लोग इसे घबराइएगा मत। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही आंसर टिक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी ही क्यों, जहां पे 1 और 2 दिया रहेगा वहां पे आप लोग टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस सवाल को अभी तक पूछा कहीं भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 नंबर सवाल को बहुत बार पूछा है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है और आगे भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ठीक है, तो रंग भेद के जो विरोधी नहीं थे उसके बारे में आप पूछा है। ठीक है, देखिए 13 में पूछा है, 17 में पूछा, 18 में पूछा, फिर 18 कंपार्टमेंटल में भी पूछ दिया। ठीक है, तो ये जो है आंसर आप लोग याद रखिएगा, जेड गुड्डी। क्या आंसर याद रखिएगा जी? जेड गुड्डी। कहीं कहीं पे जो है ये ऑप्शन सी भी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमने जो है रिसर्च किया तो यहाँ पे जेड गुड्डी ही बहुत अधिक जगह पे जो है आंसर दिखाई दिया, तो हम
हम लोग ऑप्शन डी को ही टिक आउट करके चलेंगे, और शायद टारगेट में भी यही ऑप्शन दिया है, डी नंबर ही ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को सही मान के चलिए, ध्यान रखिएगा। तो 3 का हो जाएगा जी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे 4 नंबर को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित का मिलान करना है, ठीक है। तो आप लोग से पूछा जाता है, यहाँ पे देखिए धर्म के बारे में बात किया और यहाँ पे जो है देश के बारे में किया है बात। तो यहाँ पे पाकिस्तान में कौन सा धर्म है जी, तो आप लोग कहेंगे सर इस्लाम धर्म है, ठीक है। पाकिस्तान का जो है धर्म कैसा है जी, तो इस्लाम धर्म है वहां पे, यानी कि वहां पे एक प्रमुख धर्म जो है, ध्यान रखिएगा, इस्लाम है। इसके अलावा बाकी किसी धर्म की वहां पे मान्यता है नहीं है। हिंदुस्तान कैसा है, तो हिंदुस्तान जो है धर्मनिरपेक्ष है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे किसी भी धर्म के लोग निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, उनका जो है अधिकार उनको मिल सकता है। तो यहाँ पे जो है किसी भी धर्म को जो है वरीयता नहीं देता, यानी कि प्रधानता नहीं होता है, यानी कि उसको प्रमुख नहीं बताया जाता है। यहाँ पे सर्वधर्म जगह है जी, समान है, ध्यान रखिएगा। तो भारत कैसा जी, धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पे किसी भी राष्ट्रीय धर्म को नहीं अपनाया गया। भारत का ना ही हिंदू राष्ट्रीय धर्म है, ना ही मुस्लिम राष्ट्रीय धर्म है, ना ही ईसाई है, ना ही सिख है, ना ही फिर कोई और धर्म है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोई भी धर्म भारत का जो है राष्ट्रीय धर्म नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए का जो है ब हो जाएगा और ऑप्शन बी का जो है अ हो जाएगा। और यहाँ पे सी इंग्लैंड जो बच गया, इसको प्रोटेस्टेंट में मार दीजिए, ध्यान रखिएगा। और पता नहीं कौन सा धर्म है, लेकिन हम आप लोग बताना चाहते हैं कि इंग्लैंड में जो है अधिकतर ईसाई धर्म है, ठीक है। इंग्लैंड में अधिकतर जो है लोग रहते हैं, वहां पे ईसाई धर्म के ही लोग रहते हैं। तो ऑप्शन जो है अगर ईसाई कहीं पे दिया रहता है तो यहाँ पे ऑप्शन डी हम लोग टिक आउट कर देते हैं। हालांकि यहाँ पे प्रोटेस्टेंट का मतलब होता है विरोध करने वाला, ठीक है। प्रोटेस्टेंट का मतलब क्या होता है जी, विरोध करने वाला होता है। तो यहाँ पे जो है यही ऑप्शन दिया, तो हम लोग ऑप्शन सी को 100 से मिला देंगे, ठीक है। और ए को सिद्ध करता है, बी को, और 100 सी को सिद्ध करता है। तो अब देखते हैं ना जी, यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, ध्यान रखिएगा। तो ए को लिख देता है अ, बी को लिख देता है ब, और सी को लिख देता है स, और डी को लिख देता है द, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हिंदी में एबीसीडी ऐसे लिखता है, अ ब स द, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब सद आप लोग देखते होंगे, तो इसका आप लोग रहस्य समझे होंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है, कि आप लोगों को पहले से ही पता नहीं होगा, हम आपको बता रहे हैं कि ए को अ लिखता है, बी को ब लिखता है, सी को स लिखता है, डी को ड लिखता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ए बी सी है, तो यहाँ पे ए का मिलान बी से होगा, बी का मिलान ए से होगा, और सी का मिलान सी से कर दीजिए, क्योंकि ये कहीं बच रहा है। तो 4 नंबर का जा, इसमें तो ऑप्शन नहीं है जी, मैं कौन सा ऑप्शन मारे, हद है ये किताब का, बहुत जगह मिस प्रिंट किया जी, छोड़िए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑप्शन देता तो आप लोग ऐसा ही टिक आउट करते, ठीक है। यहाँ पे आंसर आप लोग को लिख के दे देते हैं, क्या होगा जी, ए का जो है ब हो जाएगा। ए का आप लोग क्या टिक आउट करेंगे जी, और टिक आउट करेंगे, ठीक है। और बी का क्या टिक आउट करेंगे जी, और टिक आउट करेंगे। तो बी नंबर को जो है मिलाएंगे अ से, ठीक है, और सी को मिलाएंगे किससे जी, सी को मिला देंगे 100 से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ए वाला आंसर हो जाएगा। ए वाला क्या है जी, आंसर है, जहां भी इस ऑप्शन में दिया रहेगा ए वाला, ठीक है, तो वो वाला ऑप्शन आप लोग टिक आउट करके आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पे हम लोग चलते हैं 5 नंबर का बात करते हैं। यहाँ पे 5 नंबर, जब हम लैंगिक विभाजन करते हैं, लैंगिक विभाजन का मतलब होता है लिंग के आधार पर विभाजन, लैंगिक विभाजन का मतलब होता है लिंग के आधार पर विभाजन। तो इसकी बात करते हैं, तो हमारा अभिप्राय होता है, यानी कि किसके मैंने क्या चीज किसके के लिए होता है, यानी कि अभिप्राय मैंने किन से मतलब होता है, इसके बारे में बात किया। तो यहाँ पे मतलब तो समझते हैं, लैंगिक विभाजन का अर्थ क्या निकल सकता है इसमें से। ऑप्शन ए को पढ़िए, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, जैविक अंतर मतलब जो है बायोलॉजिकल जो है डिफरेंस है वो, यानी कि देखिए यहाँ पे आप लोग बात करते हैं, स्त्री के पास जो है फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और मेल के पास क्या है, पुरुष के पास क्या है जी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो यहाँ पे जैविक अंतर होगा, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, ये दोनों का है जी, यहाँ पे जैविक अंतर है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ओवरी और यहाँ पे टेस्टिस दोनों का है जी जैविक अंतर के रूप में आता है। तो क्या लैंगिक विभाजन जो है इसको डिसाइड करता है, नहीं, ये जो है बायोलॉजिकल अंतर है, लैंगिक विभाजन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग टिक आउट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर समझते हैं समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। जी हाँ, ये जो है लैंगिक विभाजन को दर्शाएगा। समाज में जो है, ध्यान रखिएगा, स्त्री का भूमिका अलग बताया जाता है, पुरुष का भूमिका जो है अलग बताया जाता है। तो इसको जो है हम लोग लैंगिक विभाजन मान सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी को देखते हैं, बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात, नहीं, अनुपात से तो कोई मतलब नहीं है इसको, ठीक है, यहाँ से विभाजन नहीं होता है। बालक का संख्या कितना है, बालिका का संख्या कितना है, इससे कोई मतलब नहीं है लैंगिक विभाजन का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है महिलाओं को मतदान का अधिकार मिलता है, ठीक है। आज के डेट में जो है लगभग विश्व के सारे देशों में महिलाएं जो है मतदान करती है, ठीक है। तो ये भी लैंगिक विभाजन नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी जो है ऑप्शन जो है डी टिक आउट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी में आप लोग देख लीजिए ध्यान से कि समाज द्वारा जो है स्त्री और पुरुष को जो है असमान भूमिका दिया गया है,
और यही लैंगिक विभाजन को दर्शाता है। जैसे एक हम लोग के पास जो है एक मनगढ़ंत जो है क्या बना है, भावना बन चुका है कि अगर कोई औरत है तो जो है घर का ही काम करेगी, उसको घर में ही रखना है, ठीक है, और पुरुष जो है बाहर का ही काम करेगा। तो ये जो है असमान भूमिका यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा, समान भूमिका नहीं है, तो इसको लैंगिक विभाजन बोलेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे जी हम लोग, लैंगिक विभाजन बोलेंगे। ये यहाँ पे लैंगिक विभाजन देखने को मिल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे माने कि ऐसा कुछ भी काम हो रहा है जिसमें महिलाओं की अनुमति नहीं लेते, चाहे महिला जो है क्या चीज पुरुष की अनुमति ले रहा है, नहीं ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कोई भी अगर माने कि सामाजिक काम कर रहे हैं और वहां पे दोनों का सहमति में से किसी भी एक सहमति ले नहीं रहे हैं, अपने आप काम कर रहे हैं, तो वहां पे ध्यान रखिएगा वो भी एक असमान भूमिका को ही दिखाएगा, यानी कि वो भी लैंगिक विभाजन ही दिखाएगा, ठीक है। यानी कि सिंपल सा बात को समझिए कि पुरुष के काम को अलग बांटा गया है और स्त्री के काम को अलग बांटा गया है, यही लैंगिक विभाजन है कि पुरुष एक काम करेगा, स्त्री एक काम करेगी, ये दोनों को दोनों काम को जो है बांट दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक विभाजन। तो 5 नंबर का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा है 6 नंबर में, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है, ठीक है। तो आरक्षण की व्यवस्था कहां पर है, ध्यान रखिएगा, तो ये पंचायती राज व्यवस्था में है, ध्यान रखिएगा। आरक्षण महिलाओं के लिए कहां दिया गया जी, तो पंचायती राज व्यवस्था में दिया गया है। ना ही लोकसभा में आरक्षण दिया गया है, ना ही विधानसभा में दिया गया, ना ही मंत्रिमंडल में दिया गया, ठीक है। आरक्षण दिया गया है तो पंचायती राज व्यवस्था में दिया गया है। आप लोग देखते होंगे कि जब मुखिया में खड़ा होते होंगे, चाहे वार्ड में खड़ा होते होंगे, चाहे माने जो भी सब माने सब खड़ा होते होंगे, समितियों का जो भी खड़ा होते होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा उस समय उनके लिए देखिएगा वहां पे तो महिलाओं के लिए कुछ सीट रिजर्व रहता है, ठीक है, कि इस सीट पर जो है कोई महिला ही खड़ा होगी, कोई पुरुष वहां पे उस सीट पर खड़ा नहीं हो सकता। और जो शेष सीट बचे हैं उसमें महिला और पुरुष दोनों खड़ा हो सकते हैं। जैसे मान चले किसी पंचायत में ध्यान रखिएगा कि 10 गो सीट है, कितना गो सीट है जी, 10 गो सीट है, मान के चलते हैं, ऐसा ध्यान रखिएगा। ये 10 गो सीट माने कि उम्मीदवार यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं, तो इसमें से जो है 4 गो उम्मीदवार को जो है अनका किया जाएगा जी, 4 गो सीट जो है रिजर्व कर दिया जाएगा और 6 गो सीट जो है यहाँ पे खुला छोड़ा जाएगा। ये 4 गो सीट जो है रिजर्व कर देगा महिलाओं के लिए कि 4 गो सीट पर जो है केवल महिला ही उम्मीदवार खड़ा होगी, और जो बाकी 6 गो जो माने कि सीट बचा है इस पे जो है खड़ा कौन कौन होंगे जी, महिला खड़ा हो सकती है और पुरुष भी खड़ा हो सकते हैं, यानी कि महिलाओं के लिए यहाँ पे रिजर्व कर दिया गया। ऐसा व्यवस्था जो है पंचायती राज व्यवस्था में है, यानी कि मुखिया वार्ड वगैरह जो है ना ये इस सबका जब चुनाव होता है तो ऐसा व्यवस्था देखने को मिलता है कि कुछ सीटें जो है महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाती है, यानी कि उस सीट पर जो है वही खड़े हो सकते हैं, ध्यान रखिए महिलाएं खड़ी हो सकती है। तो ये जो है ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6 नंबर का। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि 6 को सवाल पढ़ाए आपको, क्या आपको 6 सवाल में कोई दिक्कत है? अगर अभी तक दिक्कत नहीं है ना तो आपको हम कह रहे हैं कि आगे भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आगे भी दिक्कत नहीं होगा तो आपको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना चाहिए, क्योंकि अब इससे बेहतर पढ़ाई कहां मिलेगा यार, कहां मिलेगा बताइए। तो चैनल अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो रख लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हैं मेरे वीडियो को तो शेयर किया करें और बताया करें कि देखो एक झकास बाबा है, पढ़ाते हैं बड़ी अंदाज में और मने मजा आ जाता है, ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कहिए थोड़ा सा देखने के लिए वीडियो को। मेरा भी चैनल यार ग्रो कराइए, बहुत सारे लोग को देख रहे हैं, चैनल ग्रो हो गया, मेरा ही चैनल केवल ग्रो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग सब नम्र निवेदन करते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियोस को ऑनलाइन ही देखिए, डाउनलोड करके मत देखिए। हम आपसे एकदम हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं, क्योंकि यार लाइव नहीं पढ़ाते हैं और लाइव नहीं पढ़ाते तो आप वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते आप लोग डाउनलोड करके देखने लगते हैं। ये बहुत गलत करते हैं आप लोग मेरे साथ ना इंसाफी हो रहा है। डाउनलोड करके मत देखिए प्लीज, आप लोग ऑनलाइन देखिए, हम आपसे निवेदन करते हैं। देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करना है, ठीक है। यानी कि जो भी कथन दिया गया इस पे आप लोग गौर करना है, और गौर करने के बाद जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा सांप्रदायिक राजनीति का मैंने किस आधार पर आधारित है, यानी कि जो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, यानी कि संप्रदाय को बांट करके जो राजनीति करते हैं, ठीक है, वो कैसे बांटते हैं ध्यान रखिएगा, यानी कि वो किस आधार पर है इसको देखना है। तो पहले कथन को पढ़ते हैं उसके बाद अनुमान लगाते हैं। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, क्या यह कथन के आधार पर जो है क्या करते हैं जी, सांप्रदायिक राजनीति होता है? तो यहाँ पे समझते हैं, इसमें कह रहा है कथन में कि एक धर्म जो है दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, ये बताना है। यानी कि जैसे कोई को व्यक्ति कह रहा है कि हिंदू धर्म जो है मुस्लिम धर्म से श्रेष्ठ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिंदू धर्म क्या है जी, मुस्लिम धर्म से सर्वश्रेष्ठ है, ये कोई व्यक्ति अगर कह रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है इस आधार पर जो है कोई नेता जो है राजनीति कर रहा है तो उसको सांप्रदायिक राजनीति कह सकते हैं क्या? तो यहाँ पे आगे चलते हैं और भी ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी में देखिए क्या कह रहा है जी, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिकों के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, ठीक है। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिकों के रूप में, समान नागरिकों के रूप में, ठीक है, यानी कि बहुत सारे धर्म के लोग जो है एक समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं क्या?
ठीक है, सांप्रदायिक राजनीतिक में। तो ये बात सीधे सीधे गलती है। सांप्रदायिक राजनीति जो है धर्म के आधार पर जो है बांट करके राजनीति किया जाता है। ठीक है, एक धर्म दूसरे धर्म को जो है सर्वश्रेष्ठ दिखाया जाएगा, ठीक है, उसको सपोर्ट किया जाएगा और सपोर्ट करके क्या किया जाएगा जी, उसके आधार पर राजनीति किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, उसके आधार पर राजनीति किया, वहां पे हर एक धर्म के लोग जो है मैंने खुशहाल नहीं रह सकते, नहीं तो वो सांप्रदायिक राजनीति कहलाएगी नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब सबका विकास कोई नेता करने लगेगा, ध्यान रखिएगा, सबका विकास अगर करने लगेगा तो सांप्रदायिक राजनीति नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी ये तो बिल्कुल बिल्कुल गलत दिखाई दे रहा सांप्रदायिक राजनीति के हिसाब से। यहाँ पे ऑप्शन सी को देख लेते हैं। एक धर्म के अनुयायी जो है एक समुदाय बनाते हैं। ठीक है, एक धर्म के जो अनुयायी है, ठीक है, एक समुदाय बनाते हैं, इसके आधार पर भी सांप्रदायिक राजनीतिक नहीं होगा, क्योंकि एक धर्म के ही नेता अगर चुने जाएंगे, ध्यान रखिए, तो सांप्रदायिक राजनीति करेगा नहीं, क्योंकि एक ही धर्म के लोग चुन रहे हैं और उसी का विकास कर रहे हैं। तो यहाँ पे सांप्रदायिक राजनीति नहीं होगा। सांप्रदायिक राजनीति तब होगा जब यहाँ से एक से अधिक धर्म होंगे और उसमें से कोई एक नेता चुन के आएगा, तो पर्टिकुलर मैंने कहा जी धर्म के लोग को सपोर्ट कर रहा है, बाकी लोग का मैंने क्या कर रहा है जी, दबोच रहा है यानी शोषण कर रहा है, तो वहां पे सांप्रदायिक राजनीतिक है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन जो है सी भी सही नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी को देखते हैं हम। एक धार्मिक समूह का प्रभाव बाकी सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि एक धार्मिक समूह है, ठीक है, इसका प्रभाव जो है, ध्यान रखिएगा, बाकी सभी धर्मों पर कायम रखने के लिए शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो शासन है उसका शक्ति का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं सांप्रदायिक राजनीति में? तो नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। सांप्रदायिक राजनीतिक में जो है आप शासन का सहारा लेकर के किसी भी धर्म के लोग जो है व्यक्ति, ठीक है, ध्यान रखिए, किसी भी धर्म का जो व्यक्ति है उसको आप शोषित नहीं कर सकते, शोषण उसका नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमको जो है दिखाई दिया, मेरे अनुसार से जो मेरा माने की मानना है उसके आधार पर जो है ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही आंसर है। एक धर्म से दूसरे धर्म को श्रेष्ठ बता करके जो है सांप्रदायिक राजनीतिक किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक धर्म से दूसरे, एक धर्म को जो है दूसरे धर्म के क्या करेगा जी, श्रेष्ठ बताएगा, उसके आधार पर मैंने क्या करेगा जी, सांप्रदायिक राजनीति करेगा। कहने का मतलब जो है एक फलाना नेता है मान के चले ए, ठीक है, और एक धर्म जो है मान चले कि पी है, एक धर्म जो है क्यू है। अब यहाँ पे पी धर्म में जो है मान चले कि 5 लाख लोग रहते हैं, यहाँ पे क्यू धर्म में जो है 1 लाख लोग रहते हैं। यहाँ पे 5 लाख लोग हैं, यहाँ पे 1 लाख लोग हैं। तो ये जो ए नेता होगा ना जी, ए कैटेगरी नेता होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या करेगा जी, पी कैटेगरी वाले लोगों को सपोर्ट कर देगा, ठीक है, और इनको जो है सर्वश्रेष्ठ बताएगा और इसको क्या करेगा जी, इसका बुराई करके इसको जो है नीचे दबाने का प्रयास करेगा। अब क्या होगा कि 5 लाख जो वोट है ना सीधे ए को मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, और 1 लाख वोट से जो है जीतने वाला भी नहीं है, जिसका माने कि ज्यादा जिससे वोट मिलेगा उसी का सपोर्ट लोग करता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ए जो है सपोर्ट करेगा पी को, यहाँ से वोट मिल गया तो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। तो इस आधार पर यहाँ पे देखिए बांट करके राजनीति किया, तो राजनीति करेंगे, यहाँ पे राजनीति करके क्या कहेगा जी, वो सांप्रदायिक राजनीति कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, सांप्रदायिक राजनीति कहलाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझ रहे हैं कि कैसे कैसे बात करके राजनीति किया जाता है। अगर आप लोग मेरे क्लासरूम में पढ़ेंगे ना जी, तो क्लासरूम में कुछ इसको अलगे अंदाजे बताते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ज्यादा कुछ आपको जो है बोल बोल कर बताया नहीं जा सकता, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको जो है किताब के दायरे में रह करके ही पढ़ना है। तो हम यहाँ पे ए पी क्यू सब लिख के बता रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है और कंट्रोवर्सी यार बहुत होता है, ठीक है, ऑनलाइन वाला में कंट्रोवर्सी बहुत होता है और हम नहीं चाहते कोई भी कंट्रोवर्सी हो मेरे को लेकर के। यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे भारतीय संविधान के बारे में जो है कौन सा कथन गलत है इसको यहाँ पे बताना है। तो भारतीय जो संविधान है, हम लोग का जो भारत का जो संविधान है, ध्यान रखिएगा, जिसमें जो है 395 गो अनुच्छेद है और 22 गो भाग है, ध्यान रखिएगा। उसके आगे क्या हो गया यार, उसके हिसाब से जो है कौन सा कथन गलत है इसके बारे में आपको बात करना है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन ए को देखते हैं, ठीक है, तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। जी हाँ, हम लोग का जो संविधान है ये धर्म के आधार पर भेदभाव को मना करता है, ध्यान रखिएगा, ये हम लोग के संविधान के अनुच्छेदों में लिखा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि धर्म के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये जो है आपका जो है यहाँ पे क्या चीज, संविधान जो है इसको मैंने कि बताता है, यानी कि संविधान में बात लिखा गया है। यहाँ पे ऑप्शन बी देखिए, एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। नहीं, भारतीय जो संविधान है इसका कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, भारतीय संविधान का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, यानी कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है या फिर पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस भारत देश का कोई भी एक धर्म नहीं है, ना ही इसका राजकीय धर्म हिंदू है, ना ही इसका राजकीय धर्म जो है मुस्लिम है, और ना ही इसका राजकीय धर्म जो है कोई अन्य धर्म जैसे ईसाई सिख हो गए, इसमें से कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं है वर्तमान समय में। इस बात का ध्यान रखिए, वर्तमान समय में कोई भी राजकीय धर्म नहीं है।
क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सभी धर्म के लोग जो है निवास करते हैं, एक जगह एक साथ निवास करते हैं, आराम से निवास करते हैं, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये वाला कथन गलत दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये वाला कथन क्या दिखाई रहा है जी? गलत दिखाई दे रहा है कि एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। ये बात बिल्कुल गलत है। भारतीय संविधान किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बताता है। सी नंबर देखते हैं, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी है। जी हाँ, आपको जो मन करे वो अपना धर्म मान सकते हैं। अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो हिंदू धर्म को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम को मानते हैं तो मुस्लिम धर्म को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि संविधान आपको इस चीज की आजादी देती है कि आप अपना किसी भी धर्म में परिवर्तित हो सकते हैं, या फिर आप जो है अपने धर्म को मान सकते हैं और अपने धर्म में जो है स्वीकार होकर के रह सकते हैं। कोई आपको दिक्कत नहीं देगा संविधान, ठीक है। यहाँ पे डी नंबर देखिए, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी अधिकार देता है, ठीक है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी अधिकार देता है। जी हाँ, सभी धर्म के लोगों को जो है बराबर अधिकार दिया गया है। ऐसा नहीं किसी धर्म में ज्यादा अधिकार दे दिया गया है और किसी धर्म के लिए जो है कम अधिकार दिया गया है। एक संविधान ऐसा कभी भी नहीं करता है। तो ऑप्शन डी भी जो है संविधान के बारे में सही कथन है, ठीक है। तो केवल ऑप्शन बी जो है कथन वो गलत दिखाई दिया, या ऑप्शन बी को हम लोग टिक आउट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे गलत कथन के बारे में ही बात किया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला जो है सवाल ही पूछ दिया, यहाँ पे 9 नंबर में धर्म निरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो धर्म निरपेक्षता का अर्थ हम आप लोग को बताए थे कि धर्म से रहित, ठीक है। क्या अर्थ बताए थे जी? धर्म से रहित नहीं, धर्म से रहित, यहाँ पे धर्म तो होगा ही, ठीक है, ध्यान रखिएगा। धर्म से रहित इसको नहीं बोलेंगे। धार्मिक श्रेष्ठता नहीं, किसी भी धर्म को जो है श्रेष्ठ नहीं बताएगा। सर्वधर्म क्या चीज है? समभाव। जी हाँ, इस सभी धर्म को समान भाव से देखता है, ध्यान रखिएगा। तो इस सर्व धर्म जो है क्या चीज? समभाव होगा। अल्पसंख्यक धर्म नहीं, किसी भी धर्म को जो है वरीयता नहीं देगा। धर्म निरपेक्षता का मतलब होता है कि ये जो है सभी धर्मों को क्या करेगा जी? समान अधिकार देगा, या फिर जो है समान नजरों से देखेगा, यानी कि समान भाव उसके ऊपर रखेगा, ठीक है। ना ही हिंदू को बढ़ावा देगा और ना ही मुस्लिम को बढ़ावा देगा। किसी भी धर्म को जो है बढ़ावा ये नहीं देगा। सभी धर्म को जो है एक समान साथ में देखेगा, ध्यान रखिएगा, और एक भाव से देखेगा। तो 9 नंबर का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है जी? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी कि भारतीय संविधान है उसके लिए जो है कौन सा कथन सही है, यहाँ पे बात को समझने का प्रयास करते हैं। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। जी हाँ, ये बिल्कुल मनाही करता है। तो ऑप्शन जो है यही हम लोग का हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। नहीं, यह एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाता है। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी नहीं है। नहीं, यहाँ पे लोग जो है कोई भी धर्म मान सकते हैं और अपने धर्म में रह सकते हैं और आसानी से जीवन यापन कर सकते हैं। ये भी जो है कथन क्या है जी? सही नहीं है। महिलाओं को मतदान का अधिकार का भाव नहीं, यहाँ पे भारतीय जो संविधान है महिलाओं को मतदान करने का अधिकार देता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि 18 साल के ऊपर के जो भी बालिका है, बालिका तो नहीं कहेंगे, यानी कि जो भी माने कि फीमेल है, उनको वोट देने का अधिकार मैंने मिल चुका है, चाहे मिलता है, ध्यान रखिएगा। उनको एक वोटर आई कार्ड बनवाना है, यानी कि मतदाता लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना है, और उस पर जो है उसके आधार पर जाकर वो वोट दे सकते हैं, यानी कि मतदान का अधिकार उनको मिला हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे भारतीय संविधान जो है महिलाओं को मतदान करने का अधिकार देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी भी क्या है जी? इस भारतीय संविधान के पक्ष में नहीं है, ठीक है। तो केवल पक्ष में कौन है जी? ऑप्शन ए है कि यहाँ जो है धर्म के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करता है, ठीक है, यानी कि भेदभाव का मनाही करता है, यानी कि यह जो है भारतीय संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो ऑप्शन जो है 10 का क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 11 नंबर सवाल को समझते हैं, और यहाँ से सवाल जो है बहुत आसान सवाल मेरे ख्याल से है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होगी जी? तो आप लोग कहेंगे सर धर्म पर आधारित होगी, क्योंकि धर्म पर ही तो बांट करके राजनीति किया जाता है। आप ध्यान रखिए, तो उसी को तो सांप्रदायिक राजनीतिक बोलते हैं। तो धर्म के आधार पर अगर बांट कर राजनीति किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं जी? सांप्रदायिक राजनीतिक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सांप्रदायिक राजनीतिक कहते हैं, ठीक है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 12 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी? लिच्छवी गणतंत्र भारत का किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लिच्छवी जो गणतंत्र है, ध्यान रखिएगा, ये बिहार के वैशाली जिला, कौन सा जिला जी? वैशाली जिला में जो है ये गणतंत्र था, ध्यान रखिएगा। तो बिहार मैंने कि बिहार राज्य में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। कौन जी? लिच्छवी। तब लिच्छवी आप लोग याद रखिएगा कि बिहार के अंतर्गत आता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता था जी? बिहार के अंतर्गत। और आज के डेट में जो वैशाली जिला है उसके अंतर्गत लिच्छवी जो है गणतंत्र पड़ता था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 13 नंबर जो है बहुत ही महान बात कहे थे हमारे महात्मा गांधी जी, ठीक है, क्योंकि महात्मा है ही तो महान बात करते ही हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यह किसने कहा था?
तो हमारे प्रिय महात्मा गांधी जी ने कहा था, जिनको हम लोग बापू के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में होता है। हम तो सीधे 100 साल बाद जिंदा कर रहे हैं जी इनको, ठीक है। 1869 में इनको जो है इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता। ये कौन कहे थे जी? महात्मा गांधी। यानी कि कभी भी राजनीतिक जो है धर्म से अलग नहीं होगा, चाहे राजनीतिक से धर्म को अलग नहीं किया जा सकता। ये बात महात्मा गांधी उसी समय जो है सोच के बोल दिए थे जब वो जिंदा थे, ठीक है, उसी समय बोल दिए थे। और आज तक ये बात फॉलो होता है, क्योंकि यहाँ पे धर्म के आधार पर राजनीतिक होता है तो होता है, और इसको अलग भी नहीं किया जा सकता। ये बात बोले थे महात्मा गांधी। हम नहीं बोले हैं बबुआ, हम नहीं बोले हैं, ये हमारे महान आत्मा वाले गांधी जी बोले थे, ठीक है। यहाँ पे 14 नंबर सवाल को देख लीजिए, कह रहा है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है, ठीक है। तो महिलाओं की भागीदारी जो है लगभग 40% महिलाएं जो है कृषि कार्यों में मैंने कि लगी रहती हैं, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि 40% महिलाएं जो है क्या करते हैं जी? कृषि कार्य करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो महिलाओं की भागीदारी कितना है जी? लगभग 40% है। यहाँ पे कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो लिखे थे वो लिखे थे चाणक्य, ठीक है, और उनका नाम जो है कौटिल्य है, ध्यान रखिएगा। तो चाणक्य कौटिल्य कहिए, या फिर खाली चाणक्य कहिए, या फिर कौटिल्य कहिए, ये दोनों का दोनों बात, तीनों का तीनों बात क्या है जी? एक ही आदमी का नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप जो है चाणक्य कहें, कैसे लिखेंगे? चाणक्य, ऐसे ही साथ लिखते हैं। तो चाणक्य कौटिल्य कहिए, या फिर चाणक्य कहिए, या फिर कौटिल्य कहिए, ये तीनों का तीनों नाम जो है एक ही व्यक्ति का है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, या तो खाली चाणक्य दे देगा, नहीं तो खाली कौटिल्य दे देगा, नहीं तो चाणक्य कौटिल्य दोनों दे देगा, क्योंकि इनका जो है एक दूसरे का टाइटल है। इनका पूरा नाम क्या है जी? तो चाणक्य कौटिल्य नाम है, इनका पूरा नाम क्या है? चाणक्य कौटिल्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो या तो खाली चाणक्य देता है, नहीं तो खाली कौटिल्य देता है, और नहीं तो दोनों देता है, चाणक्य कौटिल्य दोनों दे देगा। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन बी टिक आउट कीजिएगा। तो आप लोग को हम दोनों नाम बता दिए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो अब यहाँ पे 15 नंबर समझ लीजिए। तो और 5 क्वेश्चन आप भाग के मत जाइए, ठीक है, और 5 क्वेश्चन और भी देख लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। 16 नंबर सवाल देखिए, एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? ठीक है, तो एनक्रुमा जो है यानी कि नक्रुमा, इसको मतलब कि पढ़ते हैं, ध्यान रखिए, इंग्लिश में जब लिखेगा तो नक्रुमा इस लिखाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये नक्रुमा जो है कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो ये घाना के राष्ट्रपति चुने गए थे, और ये घाना के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। एनक्रुमा कौन है जी? घाना के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में ये जाने जाते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अभी वर्तमान में जो है एडो है कौन करके, ठीक है, एडो जो है राष्ट्रपति है। अब एडो का पूरा नाम हमको याद नहीं आ रहा है फिलहाल में, लेकिन ये घाना का जो है मैंने कि अभी के डेट में जो है राष्ट्रपति कौन है जी? एडो है। शायद इनका जहाँ नाम है, ठीक है, अकूफो करके है, चाहे ओफुको करके है, ऐसा ही कुछ है, ओफुको एडो चाहे मैंने कि एडो लगा है उनका नाम है, ध्यान रखिएगा। तो ये राष्ट्रपति आज के डेट में, ये आपको याद भी नहीं करना क्योंकि आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। ये एनक्रुमा जो है ये लोकतंत्र से मैंने संबंधित है व्यक्ति, जो कि मैंने कि घाना में प्रथम राष्ट्रपति बने थे, इसलिए जो इस क्वेश्चन को दिया हुआ है, और ये पहला चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए ब्रुसेल्स जो है, ध्यान रखिएगा, ब्रुसेल्स ये ब्राजील का राजधानी है। कहाँ का राजधानी है जी? ब्राजील कह रहे हैं, ठीक है। ये तो बेल्जियम का राजधानी है ना जी, ब्रुसेल्स। ब्राजील का राजधानी कहाँ है फिर? ठीक है, ये जो है ब्रुसेल्स, हाँ ठीक, ये बेल्जियम का ही राजधानी है। कहाँ का राजधानी है जी? बेल्जियम का ही राजधानी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये बेल्जियम का राजधानी कहाँ है जी? ब्रुसेल्स है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है बहुमत का गठन जो है कौन सा समुदाय किया था, इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। कौन सा समुदाय जो है यहाँ पे बहुमत का गठन किया था? तो ये जो है डच भाषी समुदाय थे। कौन थे जी? डच भाषी समुदाय, ठीक है, यानी कि डच भाषा जो बोलने वाले समुदाय थे, उन्होंने ही ब्रुसेल्स में जो है बहुमत का गठन किया था। अब ब्रुसेल्स आज के डेट में क्या है जी? तो बेल्जियम का राजधानी है, ठीक है। हम शायद ठीक याद कर पा रहे हैं, बेल्जियम का ही राजधानी ब्रुसेल्स है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए 18 नंबर सवाल का कह रहा है जी, यहाँ पे कह रहा है कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन को क्या कहता है? तो ये तो ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। आप लोग किताब में ये लाइनें मिला होगा, ठीक है, ये लाइन लिखा हुआ है किताब में, ध्यान रखिएगा। आप लोग का जो बिहार बोर्ड वाला किताब है ना, उसमें लिखा है सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। तो ये वाला परिभाषा है ऊर्ध्वाधर वितरण का, या फिर ऐसे समझिए कि विभाजन का जो है नाम है ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको जो है आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये इसमें समझने लायक कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर आप लोग समझ लीजिए कि सरकार का उच्च और निम्न जो स्तर का जो है माने कि शक्ति है, ठीक है, उसका विभाजन देखने को मिलता है, और इसी को बोलते हैं शक्तियों का बंटवारा। क्या बोलते हैं जी? शक्तियों का बंटवारा, जो कि आगे जो चैप्टर
है ना जी, उसमें इसका डिस्कशन करेंगे, इसलिए यहाँ पे आप लोग खाली याद रख लीजिए। और ये शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है, क्या होता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे ज्यादा अगर डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो सब्जेक्टिव वाले सीरीज का इंतजार कीजिए, और हम जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव को निपटा रहे हैं, आप ही लोग के लिए निपटा रहे हैं ताकि सब्जेक्टिव वाला सीरीज लेकर के आए। ठीक है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए बढ़िया से, फिर सब्जेक्टिव का सीरीज आने वाला है, तो आने वाला है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जाइए कहीं भी नहीं। ठीक है, 19वां सवाल देखिए, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो ये राजा ज्ञानेंद्र था, ध्यान रखिएगा, जो कि क्या किया था जी, प्रजातांत्रिक शासन को जो है स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि प्रजातांत्रिक जो है शासन नहीं होगा, इसके लिए जो है मैंने कि पूरा खड़ा था। ठीक है, यानी कि प्रजातांत्रिक शासन जो है स्वीकार नहीं करने के लिए बात कह रहा था। कौन जी, राजा ज्ञानेंद्र कह रहा था, ध्यान रखिएगा। ये 2023 में सवाल पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, तो ये आगे भी सवाल पूछ सकता है। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो समकालीन विश्व में जो है सरकार का जो सबसे लोकप्रिय रूप होता है, ध्यान रखिएगा, वो है लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र जो है दुनिया का सबसे जो है बढ़िया वाला जो है व्यवस्था माना जाता है। लोकतंत्र जो व्यवस्था है वो दुनिया में सबसे बढ़िया वाला व्यवस्था माना जाता है, और वो भारत में जो है स्थापित है आज के डेट में। और यहाँ पे लोकतंत्र होने की वजह से ही हम लोग भारत में जो है इतना विकास कर पाए हैं। और आज के डेट में देखिए तो चंद्रयान 3 भी क्या है जी, चंद्रमा पे पहुंच चुका है। इतना हम लोग विकास कर चुके हैं कि धरती को छोड़ करके मैंने कहा जी पूरा आसमान का सैर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इतना विकास जो है देखने को मिल रहा है, तो ये लोकतंत्र की वजह से ही देखने को मिल रहा है। और ये बहुत ही बेहतरीन शासन व्यवस्था है लोकतंत्र। दुनिया में जो है इस सब कोई जो है जानता है कि लोकतंत्र जो है सबसे बढ़िया शासन व्यवस्था है। और विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र ही स्थापित है आज के डेट में। जहां जहां भी लोग जहां जहां के लोग जो है गुलामी से हटे हैं, वहां पे ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र ही स्थापित हुआ है। जहां जहां लोग जो है गुलामी से हटे हैं, यानी गुलामी को छोड़े हैं, ध्यान रखिएगा, वहां वहां लोकतंत्र ही स्थापित हुआ है। अधिकांश देशों में जो है आज के डेट में लोकतंत्र ही है। तो दुनिया का सबसे बेस्ट जो शासन प्रणाली है वो लोकतंत्र है, और वो भारत में भी निवास करता है, यानी कि भारत में भी लोकतंत्र ही लागू है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 20 क्वेश्चन समझ में आया है। अगर इसमें से कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, नीचे कमेंट करके जो है मेरे सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप कुछ राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। राय आपका हम जरूर लेंगे, क्योंकि आपका जो है कमेंट मुझे मोटिवेट करता है। तो कमेंट किया करें। अगर वहां पे रिप्लाई नहीं मिलता आपको तो तुरंत इंस्टाग्राम पे आ जाया करें, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका पीडीएफ कहां मिलेगा, तो भी टेलीग्राम का मिल जाएगा, और टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। तो जितने भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में होते हैं, आप लोग चेकआउट कीजिए। अच्छा, अगर आप चैप्टर 2 का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आइए ना, प्लेलिस्ट में मिलते हैं। देखिए प्लेलिस्ट में जो है अपलोड कर दिए हैं, चैप्टर 2 का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड हो चुका है। आइए प्लेलिस्ट में और चैप्टर 2 का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा बात समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं, आइए प्लेलिस्ट में चैप्टर 2 में मिलते हैं।